गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अलमास बेग फ्रॉम भोपाल और आई होप कि आपके बोर्ड एग्जाम्स अच्छे हो रहे होंगे। अब जो आपका नेक्स्ट पेपर है वो है इंग्लिश का, जो कि 19 ऑफ फरवरी को होने जा रहा है। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ 2 नंबर वाले 2 और 3 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं टेक्स्ट बुक से। 10th क्लास की एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इन दोनों ही बुक से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में हम उनको तैयार करेंगे। आई होप कि आप ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा। तो हम शुरू करते हैं। दिस इज बिफोर यू, ये आपके सामने है। आई हैव चोजन सम क्वेश्चंस और उसके साथ मैंने आंसर्स भी लिखे हुए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लेसन 1। हमारा जो पहला पार्ट है लेंचो के बारे में, जो कि एक किसान है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेंचो ने किस चीज की उम्मीद करी थी? व्हाट डिड ही होप? तो लेंचो होप्ड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो ने अच्छी फसल की उम्मीद की थी। व्हाट यू विल राइट? गुड हार्वेस्ट। तो आप यहाँ पर ये 2 वर्ड लिखेंगे एंड यू विल गेट 2 मार्क्स। दिस क्वेश्चन मे कम इन ऑब्जेक्टिव, यानी 4 जिसमें अल्टरनेटिव आंसर्स होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न उसमें भी आ सकता है, और ये 2 नंबर वाले प्रश्न में भी आ सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी लेसन से। व्हाट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो को किसने एंग्री कर दिया? किसके कारण लेंचो जो है वो नाराज हो गया? योर आंसर इज ऑन सीइंग दैट ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 pesos, he thought that the employees of the post office had stolen the rest of the money. This made लेंचो angry. तो ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है, लेकिन आपको इसे याद करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम। लेंचो ने सोचा था कि उसने गॉड से 100 पीसोस की डिमांड की थी और उसको केवल 70 पीसोस ही मिले हैं। तो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने उसके पैसे जो है वो स्टील कर लिए हैं। तो स्टोलन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ स्टील, चुरा लिए हैं। इसीलिए वो एंग्री था, नाराज था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोस्ट मास्टर सेंड व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? वाई डिड ही सेंड मनी टू लेंचो? बताइए क्यों भेजे थे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में जुड़ा हुआ है। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? उसने लेटर के ऊपर गॉड के साइन क्यों करे थे? ये इसलिए हुआ था, आपने कहानी पढ़ी होगी कि लेंचो ने लेटर लिखा था किसको? गॉड को। और गॉड, उसका एक्सपेक्टेशन थी कि गॉड ही ने उसको पैसे भेजे हैं। तो क्योंकि लेटर किसने रिसीव किया? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने, और वहां पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा और पढ़ के उसको पैसे भेजे। तो इसीलिए उसने गॉड की जगह अपने साइन करे गॉड के स्थान पर। तो योर आंसर इज द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो सो एज टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म। अगर वो पैसे नहीं भेजता तो लेंचो जैसे भोले किसान का की जो फेथ है, जो आस्था है गॉड में, वो खत्म हो जाएगी। तो उस फेथ को, उस यकीन को, विश्वास को बनाए रखने के लिए, अलाइव यानी जीवित रखने के लिए, और फर्म यानी पक्का बना रहे उसका, उसकी आस्था ईश्वर पर, इसलिए लेंचो को पोस्ट मास्टर ने पैसे भेजे थे। एज ही वॉज कंप्लीटली मूव्ड फ्रॉम, अब देखिए, क्योंकि वो जो था कंप्लीटली मूव हो रहा था, ईश्वर जैसी कोई चीज है, उसकी अपार आस्था है उसके ऊपर, इसलिए वो ईश्वर से पैसे मांग रहा है। अगर उसे ये पैसे नहीं मिलते तो उसकी आस्था टूट जाती। उसकी आस्था ईश्वर पर बनी रहे, इसलिए पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे भेजे थे। तो योर आंसर इज द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो सो एज टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म एज ही वाज कंप्लीटली मूविंग बाय इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पोएम दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है हमारी, पोएम नंबर 1, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उससे है। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? प्रश्न है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है। एंड व्हाट डज द पोएट से ही चेंज्ड हैज चेंज्ड हिज मूड? पोएट का जो मूड है, पोएट उदास है, ही इज इन सैड मूड इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम। किसके कारण उसका मूड, उसका जो मन है उदास, वो चेंज हो गया? एंड हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड?
और कैसे हो गया? नाउ दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, पहला प्रश्न। दूसरा है व्हाट हैज चेंज्ड द पोएट्स मूड, कवि का मूड कैसे चेंज हुआ। और थर्ड है क्यों, what does the poet say has changed and how has the poet's mood changed. Now the answer is, 3 भागों में हम इसका आंसर याद करेंगे। हो सकता है इसमें से एक पार्ट आ जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए, और तीनों ही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में मिलाकर आपसे पूछ लिए जाए। तो द फर्स्ट आंसर इज द डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। अब आप लिखेंगे डस्ट ऑफ स्नो से क्या तात्पर्य है। फाइन पार्टिकल्स, बारीक, बहुत ही बारीक जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं स्नो के, उन्हें हम यहाँ पर पोएट ने डस्ट ऑफ स्नो कहा है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, कवि के अनुसार उसका जो मूड है, मन है, उसको किसने चेंज कर दिया। तो वाइल वॉकिंग बाय अ हैमलॉक ट्री। अब ये जो पोएम है ये अमेरिका में लिखी गई है, और वहां पर जो एक वृक्ष होता है, एक ट्री होता है, दैट इज अ पॉइजनस ट्री, जो कि जहरीला पेड़ होता है, उसका नाम है हैमलॉक ट्री। तो वो हैमलॉक ट्री के पास से गुजर रहा था, तभी गुजरते हुए अ क्रो ऑन द ट्री shook डाउन some particles of snow on the poet। एक क्रो जो था, कोआ, एक कोआ आकर पेड़ पर बैठा और उसने जो डस्ट पार्टिकल्स थे उनको शेक कर दिया, और वो पोएट पर आकर जब गिरे, दैट हैज चेंज द पोएट्स मूड, उससे कवि का मूड जो है वो चेंज हो गया। द फॉलिंग स्नो चेंज हिज मूड एंड मेड हिम फील मोर अपलिफ्टेड। और वो जो स्नोफॉल उसके ऊपर हुई, उससे पोएट का मूड जो था वो अपलिफ्ट हो गया, वो सैड से हैप्पी मूड में आ गया। पहले वो सरवाइव नहीं करना चाहता था, जीना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उदास था, जीवन से हारा हुआ था। नाउ आफ्टर दिस इंसिडेंस उसका पूरा मूड जो है वो चेंज हो गया। आगे देखेंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। अब यहाँ पर फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया पूछा गया है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है उसका केंद्रीय भाव, यानी कविता के माध्यम से पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप क्लास 10th के बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले जिस भी पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखने को आएगा, आप सबसे पहले उस पोएम के पोएट का नाम लिखेंगे। द पोएम फायर एंड आइस इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले किसने लिखी है ये पोएम, तो आप लिखेंगे इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इट इज माय फेवरेट पोएम। ऑब्वियसली जो भी पोएम आएगी आप लिखेंगे वो मेरी सबसे अच्छी, सबसे पसंदीदा पोएम है, तो इट इज माय फेवरेट पोएम। द फायर सिंबलाइजेस डिजायर। अब फायर किसका प्रतीक है इस पोएम में, डिजायर का। एंड आइस सिंबलाइजेस हेट्रेड, और जो आइस है वो यहाँ पर घृणा, नफरत, द्वेष का प्रतीक है। इट डिस्क्राइब्स हाउ वी ह्यूमंस विल बी द एंड ऑफ अवर ओन रेस। ये बताती है कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हम स्वयं ही अपनी ह्यूमन रेस को नष्ट कर देंगे एक दिन। क्यों? क्योंकि जो डिजायर्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, डिजायर यानी इच्छाएं, वो हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और हम ग्रीडी हो जाएंगे, हम लालची हो जाएंगे, और इसके लिए हम एक दूसरे से फाइट करेंगे, घृणा करेंगे, हेट करेंगे, एंड दैट विल एंड आवर ओन लाइफ। ये हमारे जीवन को एक दिन समाप्त कर देगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर, द क्वेश्चन इज व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम फायर एंड आइस। फायर और आइस पोएम में फायर और आइस दोनों किसका प्रतीक है। योर आंसर इज अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड एंड कॉन्फ्लिक्ट। बेटा आई हैव रिटन 3 एप्रोप्रिएट मीनिंग्स हियर। आपको इनमें से अगर एक भी याद रह जाएगा तो आप वो भी लिख सकते हैं, और तीनों याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर? द फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड एंड कॉन्फ्लिक्ट, एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड एंड कोल्डनेस। आइस किसका प्रतीक है? हेट्रेड और कोल्डनेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज करेज मीन फॉर मंडेला। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड लेसन। करेज से क्या तात्पर्य है नेल्सन मंडेला के अनुसार? हमने देखा दिस लेसन इज बेस्ड ऑन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फ्रीडम की, आजादी की लड़ाई इसमें बताई गई है।
करेज शब्द से क्या तात्पर्य है, मंडेला ने इसका वर्ड किस वर्ड को क्यों इस्तेमाल किया है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर फियर। मंडेला के अनुसार करेज का मतलब डर ना हो ऐसा नहीं है, बल्कि डर के ऊपर जीत हासिल करना है। हम एक कहावत हम बोलते हैं कि डर के आगे ही जीत हमें मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यह है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट? मंडेला के अनुसार यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार कौन सी चीज नेचुरली हमारे अंदर आती है, प्यार, लव और हेट यानी घृणा, नफरत? योर आंसर इज, फॉर मंडेला, लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। ह्यूमन हार्ट यानी मानवीय हृदय के अंदर लव जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, वो नेचुरली हमारे अंदर आता है, ना कि हेट, घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? कौन से ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं जो मंडेला ने अपने इस लेसन में मेंशन किए हैं? योर आंसर इज, मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर व्यक्ति की ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं। द फर्स्ट इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, पहली जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशंस यानी जिम्मेदारियां। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। ऑब्वियसली परिवार में रहने वाले सभी सदस्य, जैसे उसके माता पिता, उसकी वाइफ, उसके बच्चे। एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फेलो पीपल। और जो दूसरी जिम्मेदारी है वो उसके जो साथी लोग हैं, यानी जो उसके समाज में रहते हैं, उसके सोसाइटी में रहते हैं, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और फाइनली उसके देश, यानी घर परिवार से निकलकर जो हमारा समाज है, जिस एरिया में हम रहते हैं, वो हमारी कम्युनिटी, और फाइनली हमारा कंट्री, हमारा देश, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो these are the twin obligations according to Nelson Mandela. Now the next question is, how 10th May is an autumn day in South Africa? 10th May यानी 10 मई का दिन साउथ अफ्रीका में ऑटम डे के नाम से क्यों जाना जाता है? Your answer is, 10th May is an autumn day in South Africa because Nelson Mandela saw a fall of white rule and a new era of democratic rule in South Africa. क्योंकि 10 मई के दिन नेल्सन मंडेला ने क्या देखा था कि जो साउथ अफ्रीका के ऊपर जो व्हाइट्स का रूल था, वो व्हाइट लोगों का रूल यानी अंग्रेजों का जो शासन था वहां पर, वो खत्म हो गया था और एक नया एरा, एक नया दौर शुरू हुआ था डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का। दिस वॉज सेम एज इन द ऑटम सीजन। ये इसको ऑटम सीजन क्यों कहा गया है? क्योंकि ऑटम सीजन में क्या होता है, द ड्राई फेल, जो ड्राई लीव्स होती हैं। ऑटम सीजन का मतलब है पतझड़ का मौसम। तो पतझड़ के मौसम में जो कमजोर पत्तियां होती हैं, वो ड्राई लीव्स जो है वो फेल हो जाती हैं, गिर जाती हैं ऑन द ग्राउंड, एंड न्यू एरा ऑफ ग्रीन लीव्स बिगिन। और नई पत्तियां, नई कोपलें जो है वो पेड़ पौधों में आती हैं। उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में जो कमजोर सरकार हो गई थी वाइट्स की, अंग्रेजों की, उसका फॉल होता है, वो गिरती है, और आजादी की एक मुहिम जो छिड़ी हुई थी, उसका जो परिणाम होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होती है साउथ अफ्रीका के अंदर। नाउ राइट द थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। इस लेसन की जो पोएम है वो है टाइगर इन द जू। उसकी थीम पूछी गई है। बेटा थीम का ही मतलब है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। टाइगर इन द जू कविता में बताया गया है कि इंसान और जानवर दोनों एक ही जैसे हैं, उनको आजाद रहना पसंद है। अगर हम उन्हें कैद कर देंगे केज के अंदर, पिंजरे के अंदर, जू के अंदर, सर्कस के अंदर, तो उन्हें कैसा लगेगा? योर आंसर इज, द पोएम अ टाइगर इन द जू इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। सबसे पहले हमें लिखना है कि उस पोएम के पोएट या पोएटिस कौन है। तो द टाइगर इन द जू इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। इट इज माई फेवरेट पोएम। आप यहाँ ये लाइन रिपीट कर सकते हैं। इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू से द मेंटल कंडीशन ऑफ ए केज्ड टाइगर। अब यहाँ पर टाइगर कहाँ है? केज में है, जू में है। केज यानी पिंजरा, यानी उसे कैद करके रखा गया है, और उसकी मेंटल कंडीशन जो है उसका वर्णन किया गया है यहाँ पर। ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जू विथ इट्स लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। जो लेस्ली नॉरिस हैं, वो टाइगर की जो नेचुरल हैबिटेट है, जो प्राकृतिक उसको एनवायरनमेंट में रहने की आदत है, उसको जू में जब उसे रखा जाता है उससे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं।
और द पोएट कन्वेज एन इम्पोर्टेंट मैसेज दैट द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी केप्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और इस पोएम के थ्रू टाइगर का एग्जाम्पल देते हुए लेस्टर नॉरिस ये बताते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, दे शुड बी ऑलवेज केप्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। उन्हें हमेशा उनके प्राकृतिक वातावरण में ही रखना चाहिए, ना कि उन्हें जू या केज में रखना चाहिए। Now the next question is, why was the young seagull afraid to fly? This is a very beautiful lesson. आप देखिए इस लेसन के आधार पर ही हमारी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट वो नाम रखा गया है। लेसन का नाम भी फर्स्ट फ्लाइट ही है और इसमें सीगल पक्षी का वर्णन किया गया है। सीगल होता है बुगला, तो बुगला जो है वो समुद्री क्षेत्रों में पानी के किनारे ही पाया जाता है और यहाँ वो अभी छोटा है, अभी उसने पहली उड़ान नहीं भरी है, इसीलिए वो उड़ने से डरता है। आपका क्वेश्चन है, व्हाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? यंग सीगल उड़ने में क्यों डरता है? योर आंसर इज, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही डिड नॉट हैव द करेज टू फ्लाई। ही डिड नॉट हैव करेज टू फ्लाई, उसके अंदर उड़ने का साहस नहीं था। करेज यानी साहस। देखिए करेज वर्ड ऊपर नेल्सन मंडेला वाले पार्ट में भी आया है, आप याद करेंगे ध्यान से। The seagull did not have courage to fly, that is why he was afraid to fly. Next question is, what compelled the young seagull to finally fly? क्या कारण था जो सीगल था वो मजबूर हो गया, कंपेल, उसको मजबूर कर दिया? तो बताइए, हमने लेसन पढ़ा था, वो बहुत भूखा था और उसकी जो मदर थी, मदर सीगल, वो उसको अपनी बीक में फिश लाकर दिखा रही थी कि उसको पकड़ने के लिए वो उड़ान भर लेगा। Your answer is, the young seagull was very hungry. Hungry यानी भूखा. It was very hungry. It was his hunger that ultimately compelled to fly. आप लिखेंगे what compelled it to fly? It was this hunger that ultimately compelled the young seagull to fly. इसको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। Now the next question is, I will take the risk. मैं रिस्क लूंगा। कैसा रिस्क भाई? दिस इज द नेक्स्ट लेसन। आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क एंड व्हाई डज द नरेटर टेक इट? ये हमारा जो लेसन है, द ब्लैक डेकोटा एरोप्लेन, जिसमें पायलट जो है उसको उड़ा रहा है और